इनेलो की या कांग्रेस की बात करें तो ये दोनों पार्टियां केवल और केवल ये राजनीति कर रही हैं, क्योंकि लंबे समय तक अगर हरियाणा के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हरियाणा के अंदर लंबे समय तक इन दोनों पार्टियों का ही हरियाणा के अंदर राज रहा। और इनेलो के अंदर 1999 से 2005 तक 6 सालों तक इसकी सरकार रही और उस वक्त केंद्र में भी चौधरी देवीलाल, माननीय चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री भी रहे। और अगर इनको आरक्षण देना होता तो इन्होंने अपने समय के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इसी तरह से अगर हम हुड्डा सरकार में या कांग्रेस की सरकार के जो 10 साल का कार्यकाल देखें और जिस तरह से इनका पूर्ण बहुमत था, उसके बावजूद भी कभी इन्होंने आरक्षण के बारे के अंतर्गत उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया और विधानसभा के अंतर्गत वो कभी भी प्रस्ताव नहीं लेकर आए। और आज के और पिछले वक्त भी, जब पिछले साल जो हरियाणा के अंतर्गत हालात बने, ये पूरी सबके सामने साबित हो चुका कि किस तरह से इनेलो ने और कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए हरियाणा को एक आंदोलन की आग में झुलसाया और हरियाणा के अंतर्गत एक खटास लाने का उन्होंने काम भी किया। तो मैं समझती हूँ कि इतने सामाजिक महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी पार्टी को एक वोट की राजनीति नहीं है। कुछ पर सीबीआई का केस भी चल रहा है कि जो लोग हमारे जाट समुदाय के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी अधिकतर मांगे हमने मांग ली हैं। कि उनका ये कहना, अगर हम नंबर वाइज जैसे बात करें, कि उनका ये कहना था कि भी जो मुकदमे झूठे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुकदमे अगर झूठे होते तो उसके अंदर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पहले भी जितने 2000 के तकरीबन केस हमारे हुए थे उस समय, और आज उनमें से काफ़ी केस उसी टाइम हम लोगों ने निपटा भी दिए थे। उसके FIR दर्ज हुई थी और 1300 मामले हमारे तुरंत निपटा दिए गए थे। और इस समय हमारे जो आरक्षण आंदोलन से संबंधित जितने हमारे अभियोगी हैं, 79 जेलों में बंद हैं। उसके अंदर 68 जाट कम्युनिटी के हैं और 11 गैर जाट कम्युनिटी में है। और मैं आपको बताना चाहूँगी 68 में से 22 ने तो जमानत याचिका भी अभी तक नहीं लगाई है। इनमें से कितने हार्डकोर क्रिमिनल हैं? मैं आपको बता रही हूँ, उसमें 11 हैं हमारे ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल है और जेलों में बंद है। उनकी जमानत याचिका या तो खारिज हो गई है या उनके विरुद्ध हत्या, डकैती और अन्य संगीन अपराधों के मामले वो दर्ज है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह से जो लोगों की अगर वो रिहाई की मांग करते हैं और वो साथ में ये भी कहते हैं कि जाट आरक्षण के दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई उसमें हमारे समुदाय के लोग ना होकर उपद्रवी थे, तो मैं समझती हूँ ऐसे उपद्रवियों के लिए तो रिहाई की मांग करना भी वो उचित। 5 या 6 लोगों को नौकरी मिल चुकी है और जो भी आवेदन करेगा उस प्रक्रिया, देखिए यशपाल मलिक, पहले तो सबसे पहली बात हमें ये क्लियर होना चाहिए, यशपाल मलिक अपने हरियाणा से उसका कोई भी संबंध नहीं है। वो दूसरे प्रदेश से आया हुआ है और जहाँ पर उस प्रदेश के लोगों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया है और वो केवल अपनी राजनीति करने हमारे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के लोगों को वो भड़का रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उस हिंसक घटनाओं के पीछे थी, तो मेरे ख्याल से पिछले साल की जो घटनाएं हुई और जिस तरह से कुछ फ़ोन टेप्स भी सामने आए और जो भी हमारी जांच हुई उसके सामने जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं, तो सभी को पता है कि केवल कांग्रेस और इनेलो की जो राजनीति थी वही इसके पीछे निकल कर शुरू हुआ है, वो शांतिपूर्वक चल रहा है। और मैं सभी मीडिया के बंधुओं से भी या सभी समाज के दूसरे लोगों से भी कि कोई भी इस तरह का बात, इस तरह के बयान, इस तरह की बातों को ना चलाए कि जिससे कि आंदोलन वो भड़के। सभी को अपनी बातें शांतिपूर्वक रखने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार शांतिपूर्वक अपनी बातों को हर कोई रख सकता है, लेकिन उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार उस उपद्रव को सख्ती से निपटने के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। पंचायत किसी का भी अभी तक ऐसे मैसेज नहीं आया कि हमें सरकार से मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी है, तो हमारे दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं और वो जब भी बात करना चाहें उनका स्वागत है। और हम बिल्कुल उनकी बातों को ध्यान से रखते हुए और जो भी संवैधानिक तरीके से जो सही होगा उनके हिसाब से और हम लोग काम करेंगे। और सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है। सरकार, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगी कि सरकार आरक्षण के पक्ष में है और इसीलिए विधानसभा में बिल लेकर सरकार आई थी और जैसे ही हाईकोर्ट का स्टे अगर हटता है तो उसके हिसाब से ही हम जो 9वीं सूची में भी शामिल करने की बात है तो हम उसको भी सरकार को क्या
5 मिनट करके फिर ले भाई हो गए ऐसे।